देखो आज हिस्ट्री का लेसन पढ़ेंगे हम लोग 8, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 94। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये अकबर की धार्मिक नीति क्या है। ठीक है, तो देखो अकबर की धार्मिक नीति में क्या है कि अकबर जो है, अकबर ये भारत के जितने शासक थे उन सब में महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जिनसे इनको महत्वपूर्ण शासक के नाम से, महत्वपूर्ण शासकों में रखा जाता है, और इसी अकबर को भारत का राष्ट्रीय राजा भी कहा जाता है। तो क्या कारण था कि भारत का राष्ट्रीय राजा कहा गया, उसको हम आगे देखेंगे। अभी इसमें देखते हैं कि इसकी धार्मिक नीति क्या थी। ठीक है, तो अकबर की धार्मिक नीति जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इन्होंने क्या किया, इनका मेन उद्देश्य था कि कुछ ऐसे करें हम ताकि सभी धर्मों के लोग हमें बराबर और अच्छे तरह से माने। ठीक है, जिससे इनका साम्राज्य का विस्तार हो सके। ठीक है, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ धार्मिक नीतियाँ चलाई जिससे कि सभी धर्मों के लोगों में एक एकता स्थापित किया जा सके। उसी के बारे में हमें जानना है कि क्या क्या इन्होंने किया था। ठीक है, तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रारंभ में अकबर ने जो काम किया कुछ ऐसे किया जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित किया जा सके। ठीक है, तो अकबर अपने शासनकाल में 3 दौर से गुजरा है, जिसमें पहला दौर है कि प्रथम अवस्था 1561 से 1578 में। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो प्रथम अवस्था में अकबर का सम्राट अकबर के धार्मिक जीवन का सहिष्णुता से संबंधित है वो, यानी कि इसमें क्या है कि आप अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता थी इससे संबंधित इसमें बात कहा गया है। और क्या किया उन्होंने कि जो सांप्रदायिकता थी उसको दूर करने का इस प्रयास किया है इन्होंने। सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करना, तो ये सब इनके पास नहीं थी। ठीक है, तो प्रथम अवस्था में अकबर के प्रथम अवस्था जो है अकबर के धार्मिक जीवन से कोई सहिष्णुता से संबंधित है। इन्होंने सांप्रदायिकता को मिटाने का प्रयास किया प्रथम अवस्था में। दूसरी अवस्था है अवस्था 1578 से लेकर 1582 के बीच में। ठीक है ना, इसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने दूसरी अवस्था में क्या किया कि विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कौन से धर्म में क्या है, तो इन्होंने सभी धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों के जो गुरु थे, जो सभी धर्मों के जो आचार्य थे, सभी धर्मों में जो जानकार थे, उन लोगों को इकट्ठा किया और सबसे जानकारी प्राप्त की कि कौन से धर्म में क्या है। ठीक है, इससे क्या हुआ, माना जाता है कि अकबर के दरबार में यात्रियों की भीड़ लग गई थी, यानी कि कोई भी धार्मिक जो गुरु होते थे वो हमेशा आते जाते रहते थे। ठीक है, तो दूसरी अवस्था में क्या किया कि विभिन्न धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इन्होंने प्रयास किया, और सभी जैसे हिंदू धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, जैन, इन सभी धर्मों के लोगों को क्या बोलते हैं, सभी धर्मों के जो जानकार थे, जो विद्वान हैं, उनको बुलाया और उनसे जानकारी प्राप्त किया। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या किया, उन्होंने सभी धर्मों में जानकारी प्राप्त करने, सभी धर्मों के बारे में जानने के बाद अकबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें क्या है कुछ कुरीतियाँ ना हो, कुछ गलती ना हो, और कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कुछ सही ना हो। तो इन्होंने सभी धर्मों को मिला जुला कर, है ना,
और एक अपना धर्म चलाया जिसका नाम दिया गया दीन इलाही। इसको चलाया था 1581 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या बात था कि इस धर्म में था कि दीन इलाही, इसमें था कि ईश्वर एक है। ठीक है, बस तीसरे प्रथम अवस्था में उन्होंने इसमें क्या है कि प्रथम अवस्था में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित है, यानी कि वो सांप्रदायिकता से दूर रहा। दूसरा में क्या हुआ कि दूसरी अवस्था में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया, है ना, सभी धर्मों के जानकार जो थे उनको बुलाया, उनसे जानकारी प्राप्त किया। और तीसरी अवस्था क्या है कि जब जानकारी प्राप्त कर लिया तो उनको पता चला कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई है, कुछ न कुछ गलती है। तो इससे इन्होंने अपना धर्म चलाया जिसको नाम दिया गया क्या, दीन इलाही। और ये दीन इलाही क्या है, ईश्वरीय धर्म, मतलब ईश्वर एक है। ठीक है, रुक दो, देखो अब हम देखते हैं कि 95 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में भूमि के वर्गीकरण का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी कि जब अकबर का शासन चल रहा था उस समय अकबर ने भूमि के वर्गीकरण की किस प्रकार की व्यवस्था किया था। ठीक है, तो अकबर ने भूमि को एक बहुत ही सोच विचार कर और अच्छी तरह से व्यवस्थित करके और कर प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न वर्गों में बांट दिया था, जिसमें से पहला वर्ग था पोजल भूमि, दूसरा था परौती, तीसरा चच्चर और चौथा बंजर भूमि थी। ठीक है ना, तो इन 4 वर्गों में भूमि को बांटा गया था, है ना। तो पहला क्या है, पोजल भूमि वह भूमि थी जिस पर प्रत्येक साल खेती की जाती थी। यह भूमि कभी पड़ती नहीं रहती थी। ठीक है, प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी इसमें। दूसरा था परौती भूमि, इसमें एक साल खेती करने के बाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता था परती, ताकि भूमि की उर्वरता बना रहे। ठीक है, तीसरा था चच्चर भूमि। चच्चर भूमि में क्या होता था कि खेती करने के बाद एक बार फसल उगाने के बाद इसे 2 या 3 वर्षों तक परती छोड़ दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद ये बंजर भूमि जो थी, बंजर भूमि में क्या किया जाए कि जब एक बार इसमें फसल बो दिया जाता था, यानी कि एक बार खेती करने के बाद इसे 4 या 5 वर्षों के लिए इसे परती छोड़ दिया जाता था। ठीक है, तो पहला क्या था, पोजल, ये प्रत्येक वर्ष इसमें खेती की जाती थी, है ना, प्रत्येक वर्ष खेती, है ना, ये कभी परती नहीं रहती थी, ये कभी भी परती नहीं रहती थी। ठीक है, दूसरा क्या था, परौती, ये खेती करने के बाद कुछ दिनों तक परती रहती थी, है ना। और जो चच्चर भूमि थी इस पर खेती करने, इसमें कुछ दिनों तक परती छोड़ दिया था ताकि इसमें भूमि की उर्वरता बना रहे, उर्वरता बना रहे, ठीक है, इसमें क्या कि ये 2 से 3 वर्ष तक इसको परती छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इसमें 4 से 5 वर्ष तक परती रहती थी ये। ठीक है, जो प्रत्येक भूमि था, जितनी भूमि थी, इन सब का इनमें 3 किस्में थी, 3 प्रकार थे इनमें पहला प्रकार क्या था कि एक था अच्छी, दूसरा मध्यम और तीसरा खराब। प्रत्येक भूमि की 3 किस्में होती थी, 3 प्रकार होती थी, एक था अच्छी, एक था मध्यम, दूसरा था खराब। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें क्या होता था, जो उत्पादन होता था उसको प्रत्येक भूमि के उत्पादन को उसमें क्या किया जाता, इसमें जैसे
कि मान लो ये पोजल भूमि है, इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, एक अच्छा है ना, और एक मध्यम, दूसरा तीसरा खराब। तो इसमें जितना अन्न हुआ, इसमें जितना अन्न हुआ, इसमें जितना अन्न हुआ, तीनों के अन्न को जोड़ दिया जाता था, ठीक है, और जोड़ करके इसका 1/3 भाग, 1/3 का मतलब हुआ जितना यहाँ अन्न हुआ उसका 1/3 निकाल करके, जो 1/3 हिस्सा आता था, जैसे सपोर्ट करो कि यहाँ पे अन्न हो गया, ये जितना अच्छा में हुआ, जो मध्यम में हुआ, जो खराब में हुआ, इन तीनों जगह के अन्न को जोड़ने पर, तीनों खेत के अन्न को जोड़ने पर, जैसे मान लो कि 18 kg हुआ, तो इसका 1/3 निकाल लिया जाता था। 1/3 मतलब हुआ 6, तो ये 6 kg अनाज हुआ, इसको राष्ट्रीय यानी कि राजा को शाही खजाने में दे दिया जाता था, ठीक है। फिर से एक बात देखो, ये जो पोजल, परौती, चच्चर और बंजर भूमि थी, इसमें प्रत्येक में 3 किस्में होती थी, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, ठीक है। पहला किस्म था कि अच्छी प्रकार के, दूसरा मध्यम और तीसरा खराब। इन तीनों खेतों में यानी कि तीनों प्रकारों में जितना अन्न होता था उसको जोड़ करके, है ना, और जोड़ने के बाद टोटल का 1/3 निकाला जाता था, और 1/3 निकाल करके जो हिस्सा आता था उसको शाही खजाने में दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये थी अकबर की भूमि वर्गीकरण व्यवस्था, ठीक है।